गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सब लोग बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आजकल तो बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए पीक आवर्स चल रहे हैं, पीक टाइम चल रहा है। सबके स्कूलों में बहुत तेज़ी से पढ़ाइयाँ हो रही होंगी, पढ़ाई हो रही होगी। हाफ ईयरली आने वाला होगा तो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में, पिछली बार में मनी बैंकिंग तक पढ़ाई की थी। आज हम लोग एक नए चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 आपकी एनसीईआरटी में, चैप्टर नंबर 6 आपकी एनसीईआरटी में होगा। और चैप्टर नंबर उसके आगे हम लोग बात करेंगे जिसका नाम है कीन्सियन इकोनॉमिक थ्योरी। कीन्सियन इकोनॉमिक थ्योरी में क्या क्या आता है और क्या क्या बात आगे की गई, उस बारे में आज हम सब लोग बात करें। थ्योरी का पूरा नाम जो जेम कीन्स ने दिया, जो थ्योरी का पूरा नाम जो जेम कीन्स जिनको माइक्रो इकोनॉमिक्स का फाउंडर कहा जाता है, जिन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स को फाउंड किया, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से भी जेम कीन्स को हम जानते हैं। जिनकी थ्योरी थी थ्योरी ऑफ इनकम, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड मनी। इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड मनी, जिसमें हम लोगों ने बात की, जिसमें कीन्स ने बताया कि कैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स को माइक्रो इकोनॉमिक्स को कैसे पढ़ा जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स की शुरुआत कहाँ से होगी। ये सारी बात जे एम कीन्स ने बताई। जे एम कीन्स, जॉन मेरिट कीन्स। जब जे एम कीन्स नहीं थे, उससे पहले 1928 में क्लासिकल इकोनॉमिक्स के बारे में लोग बात करते थे। जो थ्योरीज थी वो क्लासिकल इकोनॉमिक्स की थी। क्लासिकल इकोनॉमिक्स जैसे कि मार्शल हो गए, पीगू हो गए, जो है क्या बोलते हैं, जेबी से हो गए, इन सब के बारे में, से हो गए, मार्शल हो गए, इन सब ने बताया था कि इकोनॉमी में माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स कोई अलग ब्रांच नहीं होती। जैसे हम लोग अब माइक्रो और मैक्रो की अलग अलग ब्रांच पढ़ते हैं, वैसे उस टाइम पर 1928 से पहले, 1930 से पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स से कोई अलग ब्रांच नहीं थी। उल्टा माइक्रो इकोनॉमिक्स के एक्सटेंशन को ही माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता था, जिसको हम आज माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। क्लासिकल इकोनॉमिक्स के हिसाब से, क्लासिकल इकोनॉमिक्स की अगर माने तो उनकी थ्योरी के हिसाब से ये बताया गया था कि जो कुछ भी मार्केट में सप्लाई होगा वो सारा का सारा बिक जाएगा। मतलब जेबी से का कहना था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। मतलब कि जो कुछ भी सप्लाई किया जाएगा, जो कुछ भी मार्केट में लाया जाएगा, उसकी अपने आप ज़रूरत बन जाएगी और लोग सामान को खरीदने लगेंगे। अरे सर, ये बात तो कुछ समझ में आई नहीं। क्योंकि बेटा अब ऐसा नहीं होता है। अब कंज्यूमर खुद जानकार है, खुद समझदार है और वो अपने ज़रूरत के हिसाब से सामान खरीदता है। ऐसा नहीं है कि अब कोई कुछ भी जाएगा और ख़रीद लेगा और उसको कोई पूछना नहीं। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इकोनॉमिक्स बिफोर द ईयर 1928, बिफोर द ईयर 1930, ये कहा गया था कि जो कुछ भी मार्केट में आप बनाएंगे वो सारा का सारा सेल हो जाएगा, सारा के सारे की डिमांड मार्केट में होगी। सप्लाई के लिए आपको अलग से, प्रोड्यूसर्स को अलग से सोचने की ज़रूरत नहीं। लेकिन 1928 में ऐसा क्या हुआ, 1928 में ऐसा क्या हुआ कि इनकी थ्योरी, जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स की थ्योरी थी, वो सारी की सारी थ्योरी फेल कर गई। और फिर वहाँ पर एक आदमी निकल कर आया जिनका नाम था जे एम कीन्स। उन्होंने बताया कि बेटा ऐसा नहीं हो सकता कि सप्लाई अपनी डिमांड खुद बना ले। मैंने कहा अच्छा, क्या बात बताने आए। उन्होंने कहा कि 1928 का साल जो था वो ग्रेट डिप्रेशन का था। आप गूगल करके एक बार देख सकते हैं कि ग्रेट डिप्रेशन में क्या क्या हुआ था। यूरोप में ग्रेट डिप्रेशन आया था। ग्रेट डिप्रेशन का मतलब हुआ कि जो कुछ सामान बन रहा था उसके खरीदार नहीं थे, लोग डिमांड करने के लिए मार्केट में नहीं आ रहे थे, जिस वजह से सप्लाई कितना भी लोग करें लेकिन वो सामान मार्केट में बिक नहीं रहा था। और देयर इज अ अनसोल्ड स्टॉक लेफ्ट विद द प्रोड्यूसर्स, जो उनको लॉस पहुंचा रहा था। जब ग्रेट डिप्रेशन आया, डिमांड नहीं थी मार्केट में, तब जेम कीन्स निकल कर आए और उन्होंने इस थ्योरी के बारे में बताया कि थ्योरी सप्लाई, जो डिमांड है, जो इकोनॉमी है, वो सप्लाई ड्रिवन नहीं होगी, वो इकोनॉमी अब डिमांड ड्रिवन होगी।
जो चीज़ की डिमांड की जाएगी, प्रोड्यूसर्स को उन चीज़ों को सप्लाई करना होगा, तब जाकर इकोनॉमी बेहतर तरीके से चल पाए। अच्छा, पहली बात जो उन्होंने की, बात की वो एग्रीगेट डिमांड के बारे में बात की। किसके बारे में बात की बेटा? एग्रीगेट डिमांड के बारे में। एग्रीगेट डिमांड के बारे में। एग्रीगेट का मतलब सम्मेशन, जोड़। सपोज करते हैं आप डिमांड करते हैं, हम डिमांड करते हैं, आपकी मम्मी डिमांड करती हैं, आपके पापा डिमांड करते हैं, आपके सर डिमांड करते हैं, आपकी मैम डिमांड करती हैं। सब लोग किसी ना किसी चीज की डिमांड करने मार्केट में जाते हैं। जब डिमांड की जाती है तो सब के डिमांड को जोड़ दिया जाए तो इकोनॉमी एज अ होल की डिमांड बनती है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। अब जब सब लोग डिमांड करेंगे तो इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगा और प्रोड्यूसर्स को उस तरीके से सामान बनाना पड़ेगा जिस तरीके से लोग डिमांड करें। तो एग्रीगेट डिमांड के साथ साथ एग्रीगेट सप्लाई को मैच कराना पड़ेगा, ना कि सप्लाई के साथ साथ डिमांड मैच करेगी। अब ऐसा नहीं है। अगर लोगों की डिमांड को बढ़ाया जाएगा, अगर लोगों की डिमांड में बदलाव किया जाएगा तो उसके साथ प्रोड्यूसर सप्लाई में बदलाव करें। सर, तो इसका क्या मतलब हुआ? कीन्स के हिसाब से, कीन्स की बात अगर आप समझें तो कीन्स ने शॉर्ट रन के बारे में बात की, लॉन्ग रन के बारे में बात नहीं की। शॉर्ट रन का मतलब छोटे समय के बारे में बात की। उन्होंने, उनका मानना था कि कल हो ना। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन को कैसे डिफाइन करते हैं? शॉर्ट रन का मतलब होता है बेटा, जहां पर टेक्नोलॉजी में कोई भी बदलाव ना आए, मतलब टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहे। अगर टेक्नोलॉजी में कांस्टेंट, अगर टेक्नोलॉजी में कोई बदलाव आ जाता है, अगर टेक्नोलॉजी में कोई बदलाव आ जाता है तो वो फिर लॉन्ग रन में चला जाता है, और लॉन्ग रन को हम कीन्स की थ्योरी में फिलहाल कंसीडर नहीं करते हैं। टेक्नोलॉजी में अगर चेंज आ जाता है, टेक्नोलॉजी में अलग चेंज आ जाता है, टेक्नोलॉजी में अगर चेंज आ जाता है तो वो हम नहीं कंसीडर करते हैं, एंड दैट विल बी कंसीडर्ड इन द लॉन्ग। कीन्स के हिसाब से हम सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रन के बारे में बात करेंगे। वी विल नॉट टॉक अबाउट द थ्योरी, वी विल नॉट टॉक अबाउट द इकोनॉमी इन द लॉन्ग रन, क्योंकि इकोनॉमी लॉन्ग रन में क्या बदलाव करेगी, क्या चेंजेस आएंगे, इस बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता है। हम सिर्फ शॉर्ट रन के बारे में बात करेंगे कि जहां पर पीरियड छोटा हो और वहां पर छोटी बातें करें। कीन्स के हिसाब से एक कहानी थी, इन्हीं की बात पर एक मूवी बनी थी, आप सबने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो देख लीजिएगा, शाहरुख खान की थी, कल हो न। अकॉर्डिंग टू कीन्स कल हो ना हो की थ्योरी थी। कल हो ना हो मतलब क्या पता कल कैसा होगी, क्या सिचुएशन होगी, ये बात इकोनॉमी के लिए हम गेस नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वी विल नॉट कंसीडर द पीरियड इन द लॉन्ग रन, वी विल कंसीडर पीरियड इन द शॉर्ट रन, and will look into the economy from the demand side, not from the supply side। हम इकोनॉमी को डिमांड के साइड से देखेंगे, हम इकोनॉमी को सप्लाई के साइड से नहीं देखेंगे, क्योंकि सप्लाई में बदलाव किया जा सकता था, जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने ऑलरेडी पहले बता रखा था और उनकी थ्योरी 1928 में फेल कर दी। अच्छा सर, तो मतलब कीन्स ने कुछ और कहा? हाँ, कीन्स ने कुछ और कहा। उन्होंने बताया कि शॉर्ट रन का मतलब क्या होता है, लॉन्ग रन का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात जो मैं आप लोग से करूंगा कीन्स की थ्योरी में, वो बात करूंगा कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, जिसको हम एडी के बारे में जानते हैं, जिसको हम एडी से जानते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, जिसको हम एडी के नाम से जानते हैं, एग्रीगेट डिमांड। अच्छा, तो सर बताइए जल्दी से क्या क्या होता है एग्रीगेट डिमांड का मतलब? देखो बेटा, सुनो बहुत ध्यान से मेरी तरफ, पूरी जो कुछ भी आप कर रहे हैं, अगर फ़ोन में देख रहे हैं तो प्लीज़ अपना इंस्टाग्राम रील वाला कॉलम बंद कर दें, टैब बंद कर दें, और वापस से सिर्फ इस बात पर कॉन्सेंट्रेट करें। आपके 10 मिनट सिर्फ लूँगा, 10 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है। जब हम लोगों ने नेशनल इनकम पढ़ा था तो हम लोगों ने देखा था एक बात कि देयर आर 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के 4 सेक्टर्स होते हैं। हालांकि आपको 2 सेक्टर्स पढ़ाए गए होंगे, बट फिर भी इकोनॉमी के 4 सेक्टर होते हैं। 2 आपके कोर्स में नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो सेक्टर्स एग्जिस्ट नहीं करते। वो सेक्टर्स ऑलरेडी मार्केट में हैं। क्या क्या सेक्टर्स थे? पहला सेक्टर, तो बोलिए मेरे साथ साथ बोलिए, सब लोग बोलिए। हाँ, पहला सेक्टर हाउस होल्ड। दूसरा सेक्टर कौन है? दूसरा सेक्टर कौन है? अच्छा हाँ, सही तो कह रहे हैं आप,
मैन्युफैक्चरर। दूसरा सेक्टर कौन है? मैन्युफैक्चरर। और तीसरा सेक्टर सर, सर बताइए 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 बताइए। हाँ बेटा, गवर्नमेंट। तीसरा सेक्टर कौन है? गवर्नमेंट। और लास्ट सेक्टर, फोर्थ सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये चारों लोग चीजों की डिमांड करते हैं और इन चारों लोगों की डिमांड कर कर इन चारों लोगों की डिमांड से एग्रीगेट डिमांड बनती है। एग्रीगेट का मतलब होता है, एग्रीगेट का मतलब होता है समेशन। क्या मतलब होता है? समेशन। समेशन का मतलब, एक और आपके लिए और इजी कर दूं, समेशन का मतलब एडिशन। आपने डिमांड की, मैंने डिमांड की, कि सब ने डिमांड की, जो सब लोग डिमांड करके आए, अगर सबकी डिमांड को ऐड कर दिया जाए बेटा तो क्या बनता है? एडिशन। अच्छा, बताइए, समझ में आई बात? सारों की डिमांड को जोड़कर एग्रीगेट डिमांड बनाया गया। मतलब इन चार सेक्टर्स, मेजरली मेजरली इकोनॉमी में, फोर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में ये चार लोग होते हैं जो किसी चीज की डिमांड करते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड क्या इन चारों लोगों का एडिशन होता है? हाँ बेटा, इन चारों लोगों का एडिशन होता है। हाउस होल्ड प्लस मैन्युफैक्चरर, हाउस होल्ड प्लस मैन्युफैक्चरर प्लस गवर्नमेंट प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये चारों लोग मिलाकर एक एग्रीगेट डिमांड को बनाते हैं। सर, तो इसका क्या मतलब हुआ? देखिए यहां पर, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू, हाउस होल्ड वाला किस लिए सामान खरीदता है? सर, कंजप्शन के लिए खरीदता है बेचारा गरीब आदमी। हाउस होल्ड का मतलब हो गया कंज्यूम करेगा, अपने यूज के लिए लेगा, अपने कंजप्शन के लिए लेगा। तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू, हाउस होल्ड क्या करने वाला है? कंजप्शन करने वाला है। प्रोड्यूसर्स क्यों खरीदेगा? बड़ा आदमी है, बड़े लोग हैं, इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए खरीदेगा। और सर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अपने खर्च के लिए खरीदती है, जिसको हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं। गवर्नमेंट अपना पैसा खर्च करेगी और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आएगा। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब हुआ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जिसको हम एक्स माइनस एम के नाम से जानते हैं। एक्स, एक्स फॉर एक्सपोर्ट एंड एम फॉर इंपोर्ट। ये चारों लोग मिलकर, ये चारों लोग मिलकर क्या करेंगे? इकोनॉमी को बनाएंगे। ये चारों लोग क्या बना करेंगे? डिमांड करेंगे चीजों की, सामान की, हर चीज की डिमांड। इन चारों लोगों से मिलकर क्या बनेगा हमारे लिए? एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा कीन्स के हिसाब से। कीन्स ने कहा कि बेटा, कंजप्शन, अगर इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का खर्चा, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट हटाकर सबको ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा बेटा? एग्रीगेट डिमांड बन जाएगा। अच्छा, मतलब चारों लोगों का एडिशन करके। सर लेकिन हम लोगों ने तो सिर्फ टू सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ा है, क्या यहाँ पर फोर सेक्टर्स हैं? नहीं बेटा, यहाँ पर फोर सेक्टर्स इकोनॉमी नहीं है। सिर्फ आपको जानने के लिए ये बताया गया है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जब प्रैक्टिकल में एग्जामिनर आएगा तो वो ये बातें आपसे पूछ सकता है कि कौन कौन से सेक्टर होते हैं, इन चारों लोगों के एडिशन से इकोनॉमी में या डिमांड पर क्या फर्क पड़ता है। हम फिलहाल हम लोग, सब लोग अभी फिर एग्रीगेट डिमांड के सिर्फ दो सेक्टर्स लेकर चलेंगे। ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई, सी प्लस आई। देख रहे हो, देख, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बहुत जल्दी हमें नहीं है चलनी। एग्रीगेट डिमांड के दो सेक्टर, एक हाउस होल्ड और एक प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर जिसको हम लोग कहते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड के दो हिस्से, एक कंजप्शन और एक इन्वेस्टमेंट, एक कंजप्शन और एक इन्वेस्टमेंट। देखिए देखिए, ग्राफ देखते हैं, बहुत आराम से ग्राफ देखते हैं। सब लोग ग्राफ जो भी बनाएंगे, जो लोग भी ग्राफ बनाएंगे, वो सब लोग ग्राफ पेंसिल से ही बनाएंगे। कोई भी एग्जाम में आपके स्कूल में क्या बताया गया उससे फर्क नहीं पड़ता। सब लोग ग्राफ को क्या करेंगे? सब लोग ग्राफ को पेंसिल से ही बनाएंगे और कोई रास्ते से ग्राफ को नहीं बनाया जाएगा। बात समझिएगा मेरी बहुत ध्यान से। देखिए, मैं आपसे कहता हूं कि आपकी इनकम वाई, वाई से इनकम को डिनोट करेंगे। वाई से इनकम, आपकी इनकम 100 करोड़ की या 100 रुपीज की, 100 करोड़ तो बहुत ज्यादा है, आपकी इनकम 100 रुपीज की। आप इसको दो हिस्से में बांट सकते हैं, या तो कंजप्शन कर सकते हैं या तो सेव कर सकते हैं। उसके अलावा आप दूसरा कोई भी काम नहीं करते, या तो पैसे को खर्च करेंगे या तो पैसे को सेव करें। फिलहाल हम सेविंग वाले रिस्पेक्ट को नहीं देख रहे हैं, हम अभी सिर्फ कंजप्शन को देख रहे हैं। बात देखिएगा मेरी बहुत ध्यान से। वाई आपका जो इनकम है वो 100, ठीक। आप इसमें से पैसे को कंज्यूम करेंगे या तो सेव करेंगे। तो मैं अगर आपसे कहूं कि कंजप्शन निकाल दो बेटा, तो 100 हो सकता है, 80 हो सकता है, सॉरी
यहाँ देखिए, फिर से देखिए, आराम से देखिए, जल्दी आइए नहीं, देखिए आप कंजप्शन क्या होगा आपकी, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, आपका कंजप्शन बढ़ता जाएगा। देखिए पहले कंजप्शन आपका 100 था, 120 हो गया, 140 हो गया, 160 हो गया, 180 हो गया और 200, ये आपका कंजप्शन। इन्वेस्टमेंट को फिलहाल के लिए मैं कांस्टेंट मान लेता हूं कि पहले एक वेरिएबल के बारे में बात करते हैं, फिर दूसरे वेरिएबल के बारे में बात करें। इन्वेस्टमेंट को मैं सब पे कांस्टेंट ले लेता हूं, 100 100 100। कोई आपसे कहे कि बेटा एग्रीगेट डिमांड निकाल कर बता दूं, तो क्या आप बता लेंगे? हाँ सर, ऑब्वियस बता लेंगे, दोनों का एडिशन होता है, मतलब एग्रीगेट डिमांड 200 होगी, मतलब एग्रीगेट डिमांड 220 होगी, मतलब एग्रीगेट डिमांड 240 होगी, 260 होगी, 280 होगी और 3। ये बात में किसी को दिक्कत है? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई। सी के ऊपर बार लगाने का मतलब हुआ कि इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में अभी हम आगे बात करेंगे, फिलहाल हम कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कहता हूं कि बेटा एग्रीगेट डिमांड 100 से 200 से शुरू होती है। यहां पर ये इनकम, यहां पर एक्स एक्सिस पर इनकम है और वाई एक्सिस पर एग्रीगेट डिमांड। इनकम कांस्टेंट लेवल पर बढ़ती है, इनकम कांस्टेंट लेवल पर बढ़ती है, इनकम कांस्टेंट लेवल पर बढ़ती है, इस वजह से इसको सीधी लाइन पैरेलल 45 डिग्री टू द वाई एक्स एक्सिस खींचती है। ये आपकी इनकम, इनकम को अभी आगे आएगा जहां पर हम इस कांस्टेंट लेवल के बारे में भी बात करें, फिलहाल हम सिर्फ एग्रीगेट डिमांड पर कॉन्सेंट्रेशन करें। अब इनकम जो है वो कांस्टेंट लेवल पर 45 डिग्री पर बढ़े। जब आप देखिए यहाँ पर आपका कंजप्शन 100 था, एग्रीगेट डिमांड आपकी 200 है जब एग्रीगेट डिमांड, तो ये कर्व को ऐसे काटते हुए ऊपर की तरफ जा रही। बोलिए हाँ कि ना? ये एग्रीगेट डिमांड को काटते हुए, ये एग्रीगेट डिमांड यहां से शुरू हुआ, यहां से शुरू हुआ और यहां से होता हुआ, यहां से होता हुआ ऊपर की तरफ निकल एक पॉइंट बना जहां पर हमने इक्विलिब्रियम का नाम दिया, जिसको हमने कहा इक्विलिब्रियम। अभी इसके बारे में बात यानी एग्रीगेट डिमांड का कर्व जब बनाया गया, एग्रीगेट डिमांड का कर्व जब बनाया गया तो हमेशा ओरिजिन से दूर बनाया गया, हमेशा ओरिजिन से दूर बनाया। ओरिजिन से दूर क्यों बनाया गया बेटा? ये देखिए आप यहाँ पर ए ओ नाम से गैप बन रहा है, गैप बन रहा है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आपकी इनकम कुछ है? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। सर मैं तो नहीं कमाता हूं, मम्मी पापा कमाते हैं, पैसा मांग कर लाता हूं। आपकी इनकम कुछ भी नहीं, क्या आपका कंजप्शन कुछ है? हाँ सर मेरा कंजप्शन तो कुछ ना कुछ है ही है, मैं रोटी कपड़ा मकान गाड़ी मोबाइल फोन कपड़ा ये सब कुछ यूज करता हूं, तो मेरा कुछ ना कुछ कंजप्शन तो है ही। कंजप्शन आपका हमेशा होगा चाहे आपकी इनकम जीरो हो। जब इनकम जीरो पर कुछ ना कुछ कंजप्शन होता है, जिसको हम मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन कहते हैं, तो उसको हम नाम कह देते हैं ऑटोनॉमस कंजप्शन। क्या कहते हैं उसको बेटा? ऑटोनॉमस कंजप्शन, जिसको हम सी बार से डिनोट करते हैं, ऑटोनॉमस कंजप्शन। ये ऊपर वाले फिगर में आप देखिए, ये वाला जो स्टेज है इसको हम ऑटोनॉमस कंजप्शन कहेंगे। ऑटोनॉमस कंजप्शन का मतलब होता है व्हेन इनकम इज जीरो there will be a certain amount of consumption, there will be a minimum level of consumption which is known as minimum level of consumption which is known as autonomous consumption। कुछ हो या ना हो कंजप्शन तो होगा ही होगा, which will be known as minimum level of consumption। उसको क्या कहा जाता है? ऑटोनॉमस कंजप्शन कहा जाता है। देखा बेटा, बात समझ में आई? ऑटोनॉमस कंजप्शन कोई अब पूछेगा तो बता लीजिएगा। हाँ सर बता लेंगे। और इसको डिनोट करते हैं हमेशा सी बार से। आप जीरो कमाए, आपकी कमाई कुछ भी नहीं है, देयर इज नो इनकम, लेकिन फिर भी आपका कुछ ना कुछ कंजप्शन है, तो दैट इज नोन एज कंजप्शन, दैट इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजप्शन। आप देखिए मैंने इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट लिया है, तो इन्वेस्टमेंट की लाइन जो होगी वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस बन जाएगी 100 पर, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है। बोलिए हाँ कि ना? क्लियर है बात?
क्लियर है बात। तो ये दो चीजें जो आपको जानने वाली थी कंजप्शन एग्रीगेट डिमांड में, कि एग्रीगेट डिमांड इज द समेशन ऑफ कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तो ऐड होगा ही होगा। अगर इन दोनों चीजों को ऐड कर दिया जाएगा कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट को, तो हमारे पास एग्रीगेट डिमांड मिल जाएगा जो ए पॉइंट से ओ तक होगा। अगर इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है उसको ऑटोनॉमस कंजप्शन कहा जाता है। ऑटोनॉमस कंजप्शन से एग्रीगेट डिमांड बनाई जाती है। बेटा सर अगर जैसे गवर्नमेंट भी आ जाए इसके अंदर, गवर्नमेंट भी अपना खर्चा जोड़ने लगे, बेटा अगर गवर्नमेंट भी अपना खर्चा जोड़ने लगेगी तो आपका एग्रीगेट डिमांड के कर्व में थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा। और जैसे सपोज करते हैं पहला जो आपका एग्रीगेट डिमांड का कर्व था वो AD इज इक्वल टू C+I था। अगर गवर्नमेंट भी अपना जोड़ देगी तो आपका कर्व क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा और एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा, C+I+G हो जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट का एक्सपेंशन भी, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी इसके अंदर जोड़ दिया गया है। बोलो हाँ कि ना। इसको क्या कहा गया, एग्रीगेट डिमांड कहा गया। तो व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड इज बेसिकली द summation of demand by all the four sectors of economy, the summation of demands, the summation of demand by all the sectors of the economy, by all the sectors of economy। फिलहाल के लिए हम लोग सिर्फ 2 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट को ही एग्रीगेट डिमांड कहेंगे। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। जैसे जैसे कंजप्शन, जैसे जैसे एग्रीगेट डिमांड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे, अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे और एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी। और सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड जहां पर मैच कर जाएंगे उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। लॉन्ग रन के बारे में तो कीन्स ने कोई बात की ही नहीं। शॉर्ट रन ये क्या हो गया आपके पास, एग्रीगेट डिमांड हो गया। बात को समझिए पहले। शॉर्ट रन क्या होता है, जहां पर टेक्नोलॉजी कांस्टेंट हो। लॉन्ग रन का क्या मतलब होता है, जहां पर टेक्नोलॉजी बदल जाए। हम कीन्स के हिसाब से सिर्फ शॉर्ट रन के बारे में बात करेंगे। देयर आर 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, जिसमें हाउस होल्ड भी आता है, मैन्युफैक्चरर भी आता है, गवर्नमेंट भी आता है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी आता है। हमने एग्रीगेट डिमांड में कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करता है, हाउस होल्ड क्या करता है, कंजप्शन करता है, प्रोड्यूसर्स क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। फिलहाल हम इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट मानकर चल रहे हैं, जहां पे इन्वेस्टमेंट में हम कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। जब हम इन्वेस्टमेंट में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है कि इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रह जाएगा। जो कुछ इफेक्ट एग्रीगेट डिमांड पर कर रहा है वो सारा का सारा कौन कर रहा है, कंजप्शन कर रहा है। वो सारा का सारा इफेक्ट कौन कर रहा है, कंजप्शन कर रहा है। जब सारा इफेक्ट कंजप्शन कर रहा है तो ऑटोनॉमस कंजप्शन बनेगा, y इज इक्वल टू 0 होगा। और मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन कितना होगा, मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन कितना होगा, जहां पर ऑटोनॉमस कंजप्शन को कहा जाएगा। जब आपकी इनकम 0 होगी तब भी कुछ ना कुछ कंजप्शन होगा। दैट पॉइंट विल बी नोन एज ऑटोनॉमस कंजप्शन। अब एक बात, ये जो बात मैंने की कि इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के लिए 2 अप्रोचेस कीन्स ने बताए, जिसमें पहला अप्रोच है कि आप एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड को बराबर कर दो। अगर एग्रीगेट सप्लाई मतलब जो सामान मार्केट में बन रहा है उन सब चीजों की अगर डिमांड मार्केट में है, या जिस चीजों की डिमांड की जा रही है उन सारी चीजों की सप्लाई मार्केट में प्रोड्यूसर्स द्वारा की जा रही है, तो अगर हम इन दोनों को इक्वल कर ले जाए तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे आ जाती है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि वो स्टेज जहां पर इकोनॉमी कांस्टेंट है। जैसे तराजू होता है, तराजू आपने देखा होगा, सब्जी खरीदने गए होंगे तो एक तरफ आपको वो रखता है तौलने वाला और एक तरफ वो रखता है सामान। जब वो तौलते हैं तो आलू रख रहे हैं ताकि वो जो बीच में काटा होता है वो बराबर आ जाए और इकोनॉमी एक इक्विलिब्रियम स्टेज में, एक बराबर के स्टेज में पहुंच जाए। तो यहां तक हमने बात की कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड के बारे में। आज बात करेंगे, अब आगे बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई की। बेटा ये बात भी तो करनी पड़ेगी, तब तो आप इक्विलिब्रियम पे पहुंचेंगे। अभी इक्विलिब्रियम की बात तो बहुत दूर है, अभी सिर्फ हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, जिसको हम AS के नाम से जानते हैं।
अब चीन से पहले लोगों ने कहा था कि सप्लाई अपनी डिमांड खुद बनाएगी, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब ऐसा नहीं हुआ तो प्रोड्यूसर्स बहुत परेशान हो गए कि अरे ये क्या मामला हो गया, कि ये तो कुछ सही बैठ नहीं रहा है थ्योरी में। तब कीन्स आए और कीन्स ने कहा कि इकोनॉमी डिमांड ड्रिवन है। जब इकोनॉमी डिमांड ड्रिवन है, और उन्होंने बात की शॉर्ट रन के बारे में। बेटा सुनो मेरी बात, मैं आपसे कहता हूं कि एग्रीगेट डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, सप्लाई आपकी पीछे रह गई या सप्लाई आपकी कम पड़ गई, तो बताइए क्या इफेक्ट आएगा मार्केट में। सब ने कहा, बताइए, सोचिए, आप खुद सोचिए, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, आप एज अ प्रोड्यूसर क्या करना चाहेंगे? सर मैं प्राइस को बढ़ा दूं। अगर आपके बाहर, आपके दुकान पर, आपकी शॉप पर लोग डिमांड करने वाले ज्यादा खड़े हुए हैं और आपकी दुकान में, आपकी शॉप में जो स्टॉक है वो कम लगा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? डिमांड को, सप्लाई की जो आपका स्टॉक है उसका प्राइस बढ़ा देंगे। ऑब्वियस सी बात है, आप उस सामान को महंगा बेचने लगेंगे, जिससे क्या होगा? बाजार में इन्फ्लेशन आ जाएगा और महंगाई बढ़ जाएगी। बोलिए हाँ कि ना? सब लोग बताएं हाँ सर, बताइए हाँ हाँ, मन में जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। हाँ, सब ने बोला हाँ सर ऐसा ही। बट आपकी इस बात को, कीन्स ने कहा कि मैं इस बात को लोगों की एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूं, तैयार नहीं हूं। नहीं हूं मतलब कुछ और बात आप बताना चाहेंगे? हाँ, कीन्स ने कहा कि बेटा मैं कह रहा हूं कि प्राइस में कोई बदलाव नहीं आएगा। अरे सर, सब लोग उनकी तरफ देखने लगे कि अरे ये क्या बात हो गई, कि अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम रह जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है प्राइस में बदलाव है। लेकिन कीन्स ने कहा ऐसा नहीं है। शॉर्ट रन में प्रोड्यूसर्स तुरंत अपनी सप्लाई नहीं बढ़ा लेते हैं, वो अपने पास रखी हुई एक्सेस कैपेसिटी का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज एक्सेस कैपेसिटी? सर ये क्या नई बात आप बताने लगे? मेरी बात समझिए। सपोज करते हैं आपके पास एक मशीन है, आपके पास एक मशीन है, वो मशीन 80 यूनिट्स पर डे किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है, 80 यूनिट्स पर डे प्रोड्यूस कर, लेकिन उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, वो मैक्सिमम कैपेसिटी 100 यूनिट्स पर डे की, मतलब वो एक दिन में 100 यूनिट बना सकती है, लेकिन आप उससे सिर्फ 100 यूनिट्स पर डे बनवा रहे हैं क्योंकि डिमांड ही उतनी है। अब एकदम से अगर डिमांड छूट कर गई और लोग 95 यूनिट्स पर डे की डिमांड करने लगे, 95 यूनिट्स पर डे की डिमांड करने लगे, या 100 यूनिट्स पर डे की डिमांड करने लगे, तो आप फौरन क्या करेंगे? क्या नई फैक्ट्री लगा लेंगे? क्या नई मशीन खरीद लेंगे? नहीं, लॉन्ग रन में आप अपने पास पड़ी हुई 20 यूनिट की जो एक्सेस कैपेसिटी है उसको यूज करने की कोशिश करें कि हाँ सर, ये 20 यूनिट्स की जो एक्सेस कैपेसिटी है उसको इस्तेमाल करें, ताकि शॉर्ट रन में जो बढ़ी हुई डिमांड है उसको मीट आउट किया जा सके और प्राइस पे कोई इफेक्ट ना आए। जब प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इससे इससे प्राइस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ, लॉन्ग रन में अगर कांस्टेंट ऐसा बना रहता है, अगर अभी भी डिमांड बढ़ रही है, 100 यूनिट से भी ऊंची जा रही है, तब फिर आप सोचेंगे कि लाओ कुछ नई मशीन लगाई जाए। बट वो सब काम आप लॉन्ग रन में करेंगे, शॉर्ट रन में वो सब काम आप नहीं करेंगे। जब शॉर्ट रन में वो सब काम नहीं किया जाएगा और जैसे ही लॉन्ग रन में आप जाएंगे, ये थ्योरी कीन्स की वैसे ही वर्क करना बंद कर देगी, बिकॉज इसका बेसिक अजम्पशन है, प्रिंसिपल अजम्पशन है कि इकोनॉमी वर्क्स इन द शॉर्ट रन ओनली। इकोनॉमी डजेंट, मतलब जो इनकी थ्योरी का काम है कि इकोनॉमी की बात उन्होंने शॉर्ट रन में बात की है, तो उन्होंने लॉन्ग रन के बारे में कोई भी बात फिलहाल नहीं की। बोलिए, इधर उधर मत देखिए, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, सब लोग मेरी तरफ देखिए, बोलिए हाँ कि ना? हाँ सर, ये बात तो आपकी सही। मतलब अगर मशीनरी 80 यूनिट्स पर डे प्रोड्यूस कर रही है और शॉर्ट रन में कोई डिमांड 100 यूनिट्स हो जा रही है, तो जरूरी नहीं है कि नई मशीन लगाई जाए। आप मैक्सिमम कैपेसिटी पे, जो आपके पास एक्सेस कैपेसिटी मशीनरी में है, आप उसका यूज कर कर उस डिमांड को मीट आउट करने की कोशिश करें। हाँ सर, ये बात तो सही। प्राइस, यहाँ पर प्राइस का इसमें कोई यूज नहीं होगा, तो इकोनॉमी में प्राइस, कीन्स के हिसाब से प्राइस इज इंडिपेंडेंट। प्राइस का कोई भी योगदान, कोई भी चीज का कोई फर्क यहाँ पर प्राइस में कॉस्ट उसकी प्राइस में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्राइस यहाँ पर क्या होगी? इंडिपेंडेंट होगी। अच्छा,
मतलब आपने कहा, अभी तक आपने पढ़ा कि प्रोडक्शन इनकम की तरह होती है। अगर आप प्रोडक्शन बोले या इनकम बोले बात एक है, मैंने अभी आपको नेशनल इनकम में सिखाया भी था। या आप जीडीपी बोले, या आप जीडीपी बोले, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोले, या आप जीडीआई बोले, बात में कोई फर्क नहीं। क्या इनकम और प्रोडक्शन बराबर बराबर बात है? हाँ सर, इनकम और प्रोडक्शन बराबर। तो यहां पर कीन्स के हिसाब से एग्रीगेट सप्लाई इनकम के बराबर होगी। एग्रीगेट सप्लाई इनकम के बराबर। इनकम के दो हिस्से होते हैं, एक कंजप्शन होता है और एक सेविंग। तो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो एग्रीगेट सप्लाई कंजप्शन के बराबर है और कंजप्शन एग्रीगेट सप्लाई इनकम के बराबर है, और इनकम के दो हिस्से कंजप्शन और सेविंग। बोलिए हाँ कि ना। कोई इसमें फर्क, कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं आती। एक छोटा सा ग्राफ हम लोग और देखते हैं। यहां देखिए, मैंने कहा कि इनकम राइज कर रही है कांस्टेंट पेस पे, 100, 200, 300, 400, 500, ऐसे इनकम राइज कर। तो क्या कंजप्शन भी साथ साथ बढ़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, कंजप्शन भी साथ साथ बढ़ेगा। चलिए कंजप्शन को 150 से बढ़ाते हैं। 150 हो गया, 200 हो गया, 250 हो गया, 300 हो गया और 400। बोलिए हाँ कि ना। हाँ सर, हो गया। इनकम का एक और पार्ट, जो पार्ट सेव होगा, यहाँ पर तो कुछ सेव होने लायक है नहीं, यहाँ पर तो कुछ होगा नहीं। यहाँ पर 50 आप सेव कर लेंगे, यहाँ पर आप 100 सेव कर लेंगे, और यहाँ यहाँ पर आप 100 सेव कर लेंगे और यहाँ पर भी आप 100 सेव कर लेंगे। बोलिए कोई दिक्कत है आपको? सर नहीं, कोई प्रॉब्लम मुझे तो नहीं लग रही। ये हो जाएगा 450 कांस्टेंट पेस पर, तो यहाँ पर आप 150 सेव। मैंने आपसे कहा है कि इनकम के दो हिस्से कंजप्शन और सेविंग, और उसको हम एग्रीगेट सप्लाई के बराबर में लेकर चल। कांस्टेंट पेस पर अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, वो कांस्टेंट पेस पर क्या होगा? एग्रीगेट सप्लाई का कर्व ऊपर की तरफ जाएगा, जिसको हम y और c प्लस एस कहेंगे। ये वाले पॉइंट को क्या कहेंगे बेटा? ये इनकम कह लीजिए या जीडीपी कह लीजिए, बात एक है। यहाँ पर हम एग्रीगेट सप्लाई, यहाँ पर हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों को करते हैं। ये एग्रीगेट सप्लाई का कर्व हो गया, और एग्रीगेट डिमांड का कर्व यहाँ से चलेगा और कट करता हुआ बाहर की तरफ निकलता है। ये जो पॉइंट बनेगा यहाँ पर ON के नाम से, मैं उसका बदल लेता हूँ कलर पेन का। यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा ON से उस पॉइंट को क्या कहा जाएगा? इस पॉइंट को क्या कहा जाएगा? इक्विलिब्रियम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ जहां पर AS इज इक्वल टू AD है, AS AD के बराबर है। AS का मतलब हुआ C प्लस S और AD का मतलब हुआ C प्लस I। अगर मैं C और C को कट कर दूं तो एक नया अप्रोच निकल कर आया, जिसको हमने जाना सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। क्या जाना? सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो इक्विलिब्रियम के पहुंचने के लिए अकॉर्डिंग टू कीन्स देयर आर टू अप्रोचेस। पहला अप्रोच AD और AS का, फर्स्ट अप्रोच इज AD और AS का, एंड सेकेंड अप्रोच इज S इज इक्वल टू I का, जो अभी हम आगे बात करेंगे। अभी बीच में हम लोगों को बहुत चीजों के बारे में बात करनी। तो हम AS और AD को इक्विलिब्रियम पे पहुंचाएंगे इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट को हम E से डिनोट करेंगे। जिस पॉइंट को हम किस पॉइंट से डिनोट करेंगे? E से। तो आपको दो बातें बताई गई, आपको आज दो बातें बताई गई। एक बात बताई गई आपको कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, एक बात आपको बताई गई कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। कॉन्सेप्ट ऑफ, समराइज कर दे रहा हूं। अब देखिए, पहली बात हम लोगों ने की कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड के बारे में, जिसमें हमने कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट को जाना, जिसमें हमने ऑटोनॉमस कंजप्शन के बारे में जाना, और हम लोगों ने बात की कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई के बारे में, जिसमें हमने y इज इक्वल टू C प्लस एस जाना और AS इज इक्वल टू Y जाना। दोनों को इक्विलिब्रियम में अगर रखा जाएगा, दोनों अगर बराबर बराबर होंगे,
तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी और डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी होगी। अगर डिमांड बढ़ेगी तो एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाने के लिए एक्सेस कैपेसिटी का यूज़ किया जाएगा प्रोड्यूसर्स के द्वारा, ताकि बढ़ी हुई डिमांड को, ताकि इंक्रीज डिमांड को मीट आउट किया जा सके। इंक्रीज डिमांड को मतलब डेल्टा एडी को, इंक्रीज चेंज इन एग्रीगेट डिमांड को किससे मीट आउट करेंगे, एक्सेस कैपेसिटी से मीट आउट करेंगे बेटा। किससे मीट आउट करेंगे? एक्सेस कैपेसिटी से, जो हमेशा इकोनॉमी में रहे। इतनी बातें आज हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट सीखे। एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का, और एक कॉन्सेप्ट सीखा हम लोगों ने कीन्स की थ्योरी की शुरुआत की। इसमें मुझे पढ़ाते पढ़ाते 5-6 क्लासेस लग जाएंगी। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एक बार देखिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट कर कर मुझे बताइएगा, शेयर करते रहिएगा ताकि लोगों तक बात पहुंचती रहे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर क्लास। प्लीज़ आराम से देखिएगा। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम लगे तो प्लीज़ आप मुझे बताइए। थैंक यू, बाय बाय।